द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। जब लोग पहली बार जोसेफ स्टालिन से मिले थे तो सबको वो बहुत अच्छे लगे थे। वो सबसे इतने अच्छे तरीके से बात करते थे कि सब उनके फैन बन जाते थे। इन सब क्वालिटीज की वजह से वो धीरे धीरे सोवियत के राजा बन गए। पर कुछ सालों के बाद कुछ अलग क्वालिटीज उनमें दिखाई देने लग गई। एक्चुअली इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में हुआ ये था कि स्टालिन की सबसे करीबी दोस्त सर्गेई किरोव थे। किरोव एक अच्छे इंसान थे जिनसे दोस्ती करना बहुत आसान था। वो स्टालिन से भी ज्यादा फेमस होने लगे। कई नेता किरोव से कहने लगे थे कि वो स्टालिन की लीडरशिप से तंग आ चुके हैं और वो लोग चाहते थे कि किरोव उन सब के साथ मिलकर स्टालिन के खिलाफ जंग शुरू कर दे। पर किरोव वफादार थे तो उन्होंने ये सारी बातें स्टालिन को बता दी। पर सब कुछ बताने के बावजूद स्टालिन को किरोव पर शक होने लगा था। स्टालिन को समझ आ गया था कि उससे भी ज्यादा लोग किरोव को पसंद करने लगे और किरोव भी ये बात समझ गए थे कि अब उन्हें खतरा है। उसने कोशिश की कि वो स्टालिन को ऐसा महसूस ना होने दे। वो स्टालिन का नाम हर भाषण में बहुत ज्यादा लेने लग गए, लेकिन इससे स्टालिन को उस पर और ज्यादा शक होने लग गया। एक दिन अचानक किसी ने किरोव की हत्या कर दी। कोई स्टालिन पर इल्जाम लगा तो नहीं सकता था, पर सब समझते थे ये काम स्टालिन का ही है। कोई और दोस्त उनसे ज्यादा फेमस ना हो जाए, इसलिए स्टालिन ने अपने बाकी सारे दोस्तों को भी गिरफ्तार करवा दिया। उन सब दोस्तों को टॉर्चर किया जाता था। जब स्टालिन ये सब सुनते तो वो बहुत खुश होते कि कैसे उनके दोस्त रोए और गिड़गिड़ाए। अब वो खुद को हम कहकर पुकारते थे। अगर वो किसी शब्द को गलत तरीके से प्रोनाउंस करते थे तो सब लोग डर के मारे उस शब्द को वैसे ही प्रोनाउंस करते। बाकी सबको लगता था कि अगर वो वर्ड ठीक से प्रोनाउंस करेंगे तो स्टालिन को लगने लगेगा कि वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब स्टालिन किसी को डिनर पर बुलाते तो कोई इनकार नहीं कर पाता और वहां जाकर वो अपने मेहमानों को खूब पिलाया करते ताकि नशे की हालत में उनसे सारी सच्चाई निकलवा सके। स्टालिन एक बहुत डरावना इंसान बन गया था। पर उनमें इतना बदलाव कैसे आया? एक्चुअली होता यह है कि कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इन लोगों में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हर वक्त लोगों का अटेंशन चाहते हैं। वो लोगों से प्यार से बातें इसलिए नहीं करते कि वो उन्हें जान सके, बल्कि इसीलिए करते हैं कि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। इसलिए ये जरूरी है कि हम सेल्फ लव को अच्छे से समझें और इसे हद से पार ना होने दें। ये भी जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे सेल्फ सेंटर्ड लोगों को पहचान लें और उनसे दूर ही रहें। क्वीन एलिजाबेथ I सिर्फ 25 साल की थी जब वो क्वीन बनी थी। उनका बचपना बहुत ही मुश्किल से गुजरा था। एलिजाबेथ की माँ पहले ही मर चुकी थी। उसके बाद उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता का कत्ल करवा दिया था। उसके बाद उसकी सौतेली बड़ी बहन क्वीन मैरी ने कोशिश की थी कि वो एलिजाबेथ को फांसी पर चढ़ा दे, गद्दारी के चार्ज पर वो कामयाब नहीं हुई। इन सब मुश्किलों के बाद भी एलिजाबेथ क्वीन बन गई और लंदन के लोग उसे खूब चाहने लगे थे। वो अपनी प्रजा की बातें गौर से सुनती और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती। एलिजाबेथ के एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था सर विलियम सिसिल, जिनके साथ एलिजाबेथ के आइडियाज बहुत मिलते थे। पर सिसिल सोचते थे कि किसी लैंड पर रूल करना औरतों का बस का काम नहीं है। वो सोचते थे कि औरतें बहुत इमोशनल होती हैं। सिसिल का ख्याल था कि क्वीन की शादी फ्रांस के या ऑस्ट्रिया के किंग से करवा दी जाए। इससे मेल लीडरशिप वापस आ सकती है और फ्रांस या ऑस्ट्रिया के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। पर क्वीन मानने को तैयार नहीं थी। उसे काफी धमकियां भी दी गई, पर वो टस से मस नहीं हुई। फाइनली सिसिल ने देखा कि इंग्लैंड की हालत बेहतर हो रही है, लोग कर्जे में नहीं हैं, तो शायद सच में क्वीन की लीडरशिप इंग्लैंड के लिए काफी अच्छी है और कोई जरूरत नहीं है कि कोई मर्द इंग्लैंड पर रूल करे। कुछ वक्त के बाद एक लड़का जिसका नाम अर्ल एसेक्स था, वो क्वीन के काफी करीब पहुंच गया। वो जानता था कि क्वीन छोटे लड़कों की बातों में आ जाती है, तो उसने अपने ट्रिक से क्वीन का दिल जीत लिया। वो उससे कुछ भी मांगता तो क्वीन हाँ कर देती। ज्यादातर वो उससे पैसे मांगता था और क्वीन उसे पैसे दे देती थी। पर अगर वो उससे कोई पॉलिटिकल फेवर मांगता तो क्वीन मना कर देती थी। एक बार खबर पहुंची कि आयरिश लोग इंग्लैंड पर हमला कर रहे हैं। एसेक्स ने क्वीन से कहा कि वो इस जंग को लीड करना चाहता है। क्वीन फाइनली मान गई और एसेक्स जंग पर चला गया। वहां जाकर उसे पता चला कि ये काम उतना भी आसान नहीं है जितना कि वो सोच रहा था। उसको लगा कि वो हार जाएगा, इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया। उसने ये डिसाइड किया कि वो लंदन घुसने में आयरिश लोगों की मदद करेगा और क्वीन को मजबूर करेगा कि वो खुद लीड काउंसलर बन जाए। जब वो वापस पहुंचा तो क्वीन उसके प्लान के बारे में नहीं जानती थी। क्वीन ने उसे कहा कि वो उससे निराश नहीं है और जंग के बारे में वो आराम से बाद में बात करेंगे। एसेक्स हैरान हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो भी चुप ही रहेगा। कुछ ही देर के बाद उसे हाउस अरेस्ट करवा दिया गया। उसने क्वीन को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, पर क्वीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नया प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि क्वीन के सारे दुश्मनों को और फौज को जमा करके क्वीन के घर पर हमला कर दिया जाए और वो राजा बन जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों ने उसका साथ दिया और इस गद्दारी की वजह से उसे फांसी देने का फैसला हुआ। एलिजाबेथ डेथ वारंट साइन करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। एसेक्स की फांसी से एक रात पहले एलिजाबेथ ने अपना प्राइवेट प्रीस्ट एसेक्स के लिए भेज दिया ताकि वो प्रीस्ट एसेक्स को मरते वक्त थोड़ा कंफर्ट कर सके। एसेक्स ये देखकर बहुत दुखी हुआ
उसे अपनी हरकतों पर गिल्ट होने लग गया। उसने पहले अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया था, पर अब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने क्वीन के साथ गद्दारी की है। फाइनली उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस कहानी से हम ये समझते हैं कि जब कोई इंसान लीड करने लगता है तो बाकी लोगों के उसके प्रति दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। एक वो जब वो लीडर काफी स्ट्रांग होता है, तब सब चाहते हैं कि वो उसकी नजरों में अच्छे बने रहे, पर जब भी ये इंसान कमजोर पड़ जाता है तो लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। एलिजाबेथ के मिनिस्टर ने एज्यूम किया था कि वो लड़की कमजोर है और उसे किसी मर्द की जरूरत है। जब उसे लगा कि वो अच्छे से रूल कर पा रही है, तब उसने क्वीन पर भरोसा किया। ऐसे ही एसेक्स ने भी अपने फायदे के लिए क्वीन से दोस्ती कर ली। वो सिचुएशन के हिसाब से अपना रिलेशन क्वीन से बदल देता था। एज अ लीडर इंसान को हमेशा देखना पड़ता है कि वो हमेशा स्ट्रांग रहे और ऐसे दोस्तों से दोस्ती करे जो किसी भी सिचुएशन में उसका साथ दे। नेक्स्ट लॉ आता है द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। माइकल आइसनर पैरामाउंट पिक्चर्स के प्रेसिडेंट थे, पर वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये एटीट्यूड उनकी जिंदगी में हमेशा उनके साथ था। पैरामाउंट पिक्चर्स से पहले वो एबीसी में काम करते थे और 9 सालों की मेहनत के बाद वो यहाँ पहुंचे थे। पैरामाउंट में उन्होंने काफी सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई थी, पर उन्हें लगता था कि वहाँ कंपनी के बाकी एग्जीक्यूटिव्स को भी क्रेडिट मिल रहा है, जो कि असल में वो खुद डिजर्व करते हैं। इसके बाद वो एक नई कंपनी में चले गए, जो कि थी वॉल्ट डिज्नी। 1966 में वॉल्ट डिज्नी की मौत हो चुकी थी और तब से ये फिल्म स्टूडियो थमसा गया था। हर 4 सालों में सिर्फ एक अच्छी फिल्म रिलीज होती थी। आइसनर वॉल्ट डिज्नी को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते थे। उन्होंने ये आइडिया रॉय डिज्नी, जो कि वॉल्ट डिज्नी के भतीजे थे, उन्हें बताया और इससे उनका दिल जीत लिया। इसके बाद आइसनर को वॉल्ट डिज्नी का सीईओ और चेयरमैन बना दिया गया। आइसनर ने वॉल्ट डिज्नी की एग्जीक्यूटिव पोजीशंस अपने पुराने पैरामाउंट के कलीग्स को दे दी थी। इनमें से एक थे जेफरी, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग थे। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी हिट पे हिट फिल्में बनाने लगा था और प्रॉफिट आसमान छू रहा था। एक दिन आइसनर ने देखा कि डिज्नी की लाइब्रेरी में सारे कार्टून्स पड़े हैं, जो कि कभी भी पब्लिक को नहीं दिखाए गए थे। वो इन सब की फिल्म्स बनाना चाहते थे। जैसे ही ये फिल्म्स रिलीज हुई, प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, पर अगेन वो पुरानी आदत, वो इससे भी और बड़ा करना चाहते थे। उन्हें पता चला कि कंपनी का प्लान है थीम पार्क बनाने का। कंपनी ने डिसाइड किया था कि ये थीम पार्क बार्सिलोना या पेरिस में बनेगा। बार्सिलोना में थीम पार्क बनाना ज्यादा सेंस बनता था, क्योंकि वहाँ का मौसम पेरिस से काफी अच्छा था। पर आइसनर ने डिसाइड किया कि वो ये थीम पार्क पेरिस में बनाएंगे। उसने बेस्ट आर्किटेक्ट्स को हायर किया और एक महल बना दिया, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। फ्रेंच लोगों को ये थीम पार्क अपने स्टाइल का नहीं लगा। इसकी वजह से कर्जा बढ़ता रहा और ये प्लान फ्लॉप हो गया। पहली बार जिंदगी में आइसनर ने कुछ ऐसा किया था जो फ्लॉप हो गया था। इसके बाद उन्हें अपने दोस्त जेफरी से भी जलन होने लगी थी। जेफरी ने मशहूर फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट बनाई थी, पर कोई ऐसी बात थी जो आइसनर को खटक रही थी। जेफरी ने एक मेमो में लिखा था कि 1984 के बाद से डिज्नी अपना ओरिजिनल फील खो चुका है और बड़ी बजट की फिल्म्स बनाने में लगा हुआ है। आइसनर समझ गए थे कि ये टॉन्ट डायरेक्टली उन पर है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद जेफरी उसकी जगह लेना चाहते हैं। अलादीन और द लायन किंग जैसी मशहूर फिल्मों के पीछे भी जेफरी ही थे, पर अब आइसनर को जलन होने लगी थी। फाइनली उन्होंने जेफरी को नौकरी से निकाल दिया। डिजास्टर पर डिजास्टर होते रहे और आइसनर नाकाम हो रहे थे। फाइनली रॉय डिज्नी ने आइसनर से कहा कि वो रिजाइन कर दे। 2005 में उसे ऑफिशियली कंपनी से रिजाइन करना पड़ा। बहुत से लोग उनसे खुश नहीं थे, पर वो हमेशा कहते रहते थे कि सब उन्हें हमेशा याद करेंगे, और सबसे उनका मतलब था कि पूरा हॉलीवुड उन्हें याद करेगा। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि इंसान हमेशा अपने बारे में अच्छी चीजें सोचता है, और अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये ओपिनियन डगमगा जाए, तो हम सोचते रहते हैं कि हमसे कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। जैसे आइसनर ने जब अपना डाउनफॉल देखा तो उसे लगने लगा था कि उसकी किस्मत खराब है। उसने ये नहीं रियलाइज किया कि उससे कोई गलती हुई है। ऐसा करके हम बेवकूफी से काम लेना शुरू करते हैं और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम गर्व सिर्फ उन चीजों पर करें हमने एक्चुअल में कुछ अच्छा काम किया हो, ना कि किसी और का क्रेडिट लें और ये सोचें कि हमसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट लॉ आता है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। एक साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस में एक खूबसूरत औरत आई और उसने कहा कि वो पहले भी बहुत से साइकियाट्रिस्ट से मिल चुकी है, पर उन्हें कोई आज तक समझ नहीं पाया है। जब वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही थी तो उस साइकियाट्रिस्ट ने नोटिस किया कि वो अपने कपड़ों को ठीक कर रही है। इसके बाद उन्होंने उससे कहा कि वो उनके लिए सही साइकियाट्रिस्ट है। उस लड़की ने पूछा कैसे, तो डॉक्टर ने अपनी बात प्रूव करने के लिए उनसे एक बात कही। उन्होंने पूछा कि कब से वो औरतों के कपड़े पहन रहे हैं। वो आदमी हैरान रह गया और डॉक्टर से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो एक आदमी है, ना कि एक औरत। डॉक्टर ने बताया कि जब उस आदमी ने अपने कपड़े ठीक किए थे तो उन्होंने अपने हाथ अपनी छाती के पास नहीं लगाए, जो कि औरतें अक्सर करती हैं। ये मूवमेंट्स बहुत बार हुई और डॉक्टर्स को बेवकूफ बनाना मुश्किल था, और इसके सिवा उनके बार बार कहना
कि वो डॉक्टर को टेस्ट करना चाहते हैं। उससे वो समझ गए थे कि ये औरत नहीं मर्द है। अक्सर मर्द एक डोमिनेटिंग नेचर दिखाते हैं और लोगों को टेस्ट करते रहते हैं, औरतें ऐसा नहीं करती, और इसी से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। ये साइकियाट्रिस्ट कोई और नहीं, मिल्टन एरिक्सन थे। चलिए हम जानते हैं कि ये इतने इंटेलिजेंट कैसे बने। एक्चुअली 1919 में मिल्टन एरिक्सन एक दिन अचानक उठे और उन्होंने देखा कि उनके शरीर के कुछ अंग पैरालाइज हो गए हैं। ये पैरालिसिस उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि एरिक्सन को पोलियो हुआ है। एरिक्सन अपने कमरे में अकेले बेड पर लेटे थे और उन्होंने दूसरे कमरे में डॉक्टर्स को उसकी माँ से बात करते हुए सुना। डॉक्टर्स कह रहे थे कि एरिक्सन सुबह तक चल बसेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो कोमा में चले गए और 3 दिन के बाद वो फिर उठे और देखा कि उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। अब उन्हें अपना सारा टाइम बेड पर ही बिताना था। घर पर बैठे बैठे वो कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपनी आंखें हिला सकते थे। वो अपनी 7 बहनें, भाई, माता पिता और एक प्राइवेट नर्स को देखते रहते। बैठे बैठे उन्होंने अपने घर वालों की मूवमेंट्स को नोटिस करना शुरू कर दिया। वो आवाज से समझने लगे थे कि लोग कहना क्या चाहते हैं। कभी कभी उनकी बहनें हाँ कहती थी, पर वो उनके टोन से समझ जाते थे कि वो हाँ नहीं ना कहना चाहती। इससे वो समझने लगे थे कि जो एक्चुअल में लोग कहते हैं उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनकी मूवमेंट्स और बॉडी लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं। एरिक्सन पूरे दिन यही करते रहते। एक दिन वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और अपने भाई बहनों को बाहर खेलते हुए सुन रहे थे। उनका मन भी करा कि वो भी खेलें, और 1 सेकंड के लिए वो भूल गए कि उन्हें पैरालिसिस हुआ है। वो अपने मन में खड़े होने लगे और अचानक उनकी एक मसल मूव हो गई। उन्हें भरोसा होने लगा था कि वो फिर से डॉक्टर्स को गलत साबित कर सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो अपनी टांग की एक मसल पर फोकस करते और याद करते कि जब वो मूव कर सकते थे तब उन्हें कैसा फील होता था। ऐसा करके धीरे धीरे से उनकी मूवमेंट्स वापस आ गई। वो समझ गए थे कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। इसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक साइकियाट्रिस्ट बनेंगे। वो एक नोटबुक पर अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस लिखते रहते। उन्हें बहुत पसंद था ये देखना कि लोग कैसे चलते हैं, और ये देखकर वो लोगों के बारे में कई बातें पता कर लेते थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पेशेंट एक बार उनके पास आए। वो ऑफिस में बैठे थे और एक औरत वेट कर रही थी। उस औरत ने एरिक्सन से कहा कि उन्हें ऊंचाई से बहुत डर लगता है और इसी रीजन से वो अपने हस्बैंड के साथ प्लेन में सफर नहीं कर सकती। इसके बाद एरिक्सन ने उस औरत से पूछा कि क्या उनके हस्बैंड जानते हैं कि उनका किसी और मर्द के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। तो औरत हैरान हो गई कि एरिक्सन को ये कैसे पता चला। उस औरत ने अपनी दोनों टांगे टाइटली क्रॉस कर ली और उनके डरे हुए एटीट्यूड से एरिक्सन समझ गए कि ये बात सच है। इस कहानी से हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातों से ही नहीं होती, बल्कि लोगों के इमोशन और बॉडी लैंग्वेज से हमें ज्यादा डेटा मिलता है। नेक्स्ट लॉ आता है द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो कि माओ जेडोंग के अंडर हुई थी, उसकी वजह से चाइनीज एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली बदल चुका था। अभी आपके स्कूल्स में आप टीचर्स की हर बात मानते हैं। जो वो कहते हैं आपको वो करना पड़ता है, नहीं तो आपको पनिश किया जाता है। पर इस दौरान चाइना में स्टूडेंट्स टीचर्स पर शक करने लगे थे कि वो एंटी गवर्नमेंट है और उन्हें मानने लगे थे। यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर्स की मौत हो गई थी। ऐसा सिर्फ टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स के साथ भी होता था। जो भी माओ की टीचिंग्स के खिलाफ जाता था उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। ऐसा ही कुछ हुआ था गाओ जियानहुआ के साथ। एक छोटा लड़का जिससे लिटरेचर बहुत पसंद था, उसका एक और सीनियर दोस्त था फेंग पू। उसे भी लिटरेचर का काफी शौक था। फेंग पू को पॉलिटिकल पोइट्री पसंद थी और जियानहुआ पॉलिटिक्स से दूर ही रहना पसंद करता था, लेकिन फिर भी लिटरेचर इन दोनों लड़कों को काफी पसंद था। कुछ हफ्तों के बाद न्यूज़पेपर में छपा कि कुछ लोग आर्ट और लिटरेचर को इस्तेमाल करके एंटी गवर्नमेंट आइडियाज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात स्कूल के सब स्टूडेंट्स ने पढ़ ली और वो सब डिबेट में लग गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूल में इसके खिलाफ पोस्टर्स लगाएंगे। पर अब स्टूडेंट्स टीचर की बातों को भी ध्यान से सुनने लगे थे। स्टूडेंट्स को शक था कि क्या टीचर्स भी एक्चुअली एंटी गवर्नमेंट हैं और अपनी बातों से हमारा ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे। अब स्टूडेंट्स टीचर्स पर अटैक करने लगे थे। एक स्टूडेंट जिसे सब बवांग के नाम से जानते थे, सब पर नजर रखता था, उसने टीचर्स को एक कैप पहना के उनके गले में एक बोर्ड लटका दिया जिस पर उनकी गलतियां लिखी हुई थी। उन टीचर्स को काफी एम्बेरसमेंट हुई, पर ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो टीचर्स को अपने घुटनों पर बैठाकर उनके बाल खींचते। ये सब इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने एक दिन वाइस प्रिंसिपल को कमरे में पूरी रात बंद रखा। जब सुबह दरवाजा खोला गया तो उसने खुद को फांसी दे रखी थी। एक दिन जब जिनहुआ स्कूल से घर गया तो उसने वहां देखा कि उसके पिता का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। उसके बाप पर इल्जाम था कि उसके विचार भी एंटी गवर्नमेंट है। वो अपने पिता के लिए परेशान तो था, पर उसे ये भी फिक्र थी कि अगर स्कूल में पता चल गया तो उसका भी बुरा अंजाम होगा। जब वो वापस स्कूल गया तो उसने देखा कि फैंगपू ने एक ग्रुप बना लिया था जिसका नाम ईस्ट इज रेड कॉप्स था। जिनहुआ को भी ये ग्रुप ज्वाइन करना पड़ा, पर कुछ ही हफ्तों में एक दुश्मन ग्रुप रेड रेबल्स के नाम से बन गया। अब स्कूल यही लोग चलाने लगे थे। रेड रिबेल्स वॉयलेंस में बिलीव नहीं करते थे।
वो समझते थे कि अपने आइडियाज हम नॉन वायलेंस तरीके से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त के ग्रुप के लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके थे। एक दिन रेड रिबेल्स को पता चला कि उनके एक मेंबर दूसरे ग्रुप की जासूसी कर रहा है। उन्हें लगा कि ये सब जिनहुआ ने किया है, इसीलिए गुस्से में उन्होंने जिनहुआ को बहुत ज्यादा मारा। जिनहुआ इस ग्रुप से भी खुश नहीं था, क्योंकि उस ग्रुप ने अपने ही प्रिंसिपल्स को ब्रेक किया था और वायलेंस का रास्ता लिया था। धीरे धीरे वो लोग भी तलवारें खरीदने लग गए और वायलेंस करने लग गए। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ग्रेनेड बनाना भी सीख लिया था। दोनों साइड एक दूसरे को इतना ज्यादा मारने लगे थे कि कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई। एक बार जिनहुआ को इतना मारा गया कि उसने अपने बाकी साथियों का नाम ले लिया। चाइना के कई सारे स्कूल्स में जिनहुआ जैसे बच्चे इस सिस्टम्स के विक्टिम बने। इतनी सारी तबाही किस चीज पर? स्टूडेंट और टीचर्स की मौत, सब किसके लिए? 1976 में जब माओ की डेथ हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद स्वीकार किया कि कल्चरल रेवोल्यूशन एक तबाही थी। अगर 10 लोग कोई खतरे वाला काम करते हैं और आप उसी ग्रुप का हिस्सा हो, तो काफी प्रोबेबिलिटी है कि आप भी वही काम करोगे। अगर आप अकेले में हो तो शायद आपको वो बेवकूफी लगे। सोशल ग्रुप्स में इन्फ्लुएंस हो जाना बहुत आसान होता है। एक दूसरे की पिटाई करना और मारना किसी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं है। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये स्टूडेंट्स एक सोशल ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें लगा कि अगर बाकी लोग भी ये सब कर रहे हैं तो ये ठीक ही होगा। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा अपनी खुद की इंटेलिजेंस को ना भूलें और बाकी क्या कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस ना हो। दोस्तों, अगर आप रॉबर्ट ग्रीन की बाकी सारी बुक समरी सुनना चाहते हैं, जैसे कि 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ सेडक्शन, मास्टरी, लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर या 48 लॉज ऑफ पावर, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। तो अगर आप अपने को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।